हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएसटी का ज्योग्राफी पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। आज चैप्टर का नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये चैप्टर का पार्ट फर्स्ट रहेगा, ठीक है। इसके बाद 2 वीडियोज़ और आएंगे जिसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो लेट गेट स्टार्टेड। चैप्टर नंबर 2 आपको पता है, इसका नाम चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 में हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। अब इन रिसोर्सेज को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ स्टोरी सी दी हुई है, पहले हम उसको देख लेते हैं। तो इन्होंने बोला है कि अफ्रीका के अंदर एक छोटा सा गाँव है तंजानिया। उस तंजानिया गाँव में एक लड़की रहती है मांबा, जो कि क्या करती है, सुबह जल्दी उठकर पानी लेने जाती है। फिर उसको मतलब जो है लॉन्ग वे, शी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे, यानी कि उसको काफ़ी चलकर जाना पड़ता है। और जब वो वापस आती है तो उसको कुछ घंटे लग जाते हैं। फिर उसके बाद वो अपनी मम्मा की हेल्प करती है घर में, और साथ में अपने भाई के साथ ज्वाइन करती है, सो दैट कि वो उसके साथ मिलकर क्या कर सके, गोट्स की टेक केयर कर सके, बकरियों को देख सके। उसकी फैमिली जो है ना, उनके पास एक पीस ऑफ रॉकी लैंड है उनके घर के पास। उनका छोटा सा हट है। उस हट के पास उन्होंने एक रॉकी लैंड जो है वो लिया हुआ है। रॉकी लैंड का पीस जो है वो लिया हुआ है। रॉकी लैंड का मतलब छोटे छोटे पहाड़ से हैं उनके, जैसे ये उनका हट हो गया, इसके पास आस पास में छोटे छोटे से क्या है, रॉक्स हैं, पहाड़ हैं, चट्टाने हैं। मांबा के जो फादर हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे मेज़ और बीन्स उगाते हैं ऑन इट आफ्टर टॉइलिंग हार्ड। दैट मीन्स कि वो जो रॉकी एरिया है ना उनके हट के पास में, ये जो रॉकी एरिया है, इसको तोड़ कर, ठीक है, इसके ऊपर वो क्या करते हैं, किस चीज़ को ग्रो करते हैं, वो ग्रो करते हैं मेज़ और बीन्स को। सो ये मेज़ और बीन्स से वो अपनी पूरी फैमिली को फीड नहीं कर सकते पूरा साल। अब दूसरा हमारे पास आ जाता है पीटर। तो पीटर जो है ना, वो कहाँ पे रहता है, न्यूजीलैंड में, जहाँ पे उसकी फैमिली जो है वो वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री में क्या करती है, काम करती है। फैमिली रन्स अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। दैट मीन्स काम नहीं करती है, उस वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री को चलाती है, ठीक है, जहाँ पे ऊन वगैरह जो वो बनाई जाती है। तो एवरी डे वो जब भी स्कूल से वापस आता है तो पीटर अपने अंकल के साथ जाता है, जहाँ पे उसके अंकल जो है वो क्या करते हैं, शीप्स की टेक केयर करते हैं, भेड़ों की देखभाल करते हैं। उनका जो वो शीप यार्ड है ना, वो कुछ ही दूरी पर एक वाइड ग्रासी प्लेन विद हिल्स इन द फार डिस्टेंस। दैट मीन्स कि एक ग्रासी प्लेन है जहाँ पे हिल्स भी हैं आसपास में, और कुछ दूरी पे है उनका शिपयार्ड। वहाँ पे जाता है वो, कौन, पीटर, और वो अपने अंकल के साथ देखता है वहाँ पे कि वो कैसे शिप्स जो है वो उनकी देखभाल कर रहे हैं। और वो सारी चीज़ें जो है ना एक साइंटिफिक वे से मैनेज की हुई है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। पीटर की जो फैमिली है वो कुछ वेजिटेबल्स को भी ग्रो करती है थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है, यानी कि जिसमें हम पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स का यूज़ ना करके, मतलब देसी पदार्थों के थ्रू हम क्या करें, कल्टिवेशन करें। अब यहाँ पे नीचे ये बोला गया है कि मांबा और पीटर जो है वो 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, दोनों मतलब कहाँ पे, वर्ल्ड के 2 डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं, और अपनी अलग अलग तरह से ज़िंदगी को क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस किस वजह से है, क्वालिटी, लैंड की क्वालिटी की वजह से, सॉइल की क्वालिटी की वजह से, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड द यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारे डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। अब ये सारी चीज़ें ना जो है ना, ये जैसे लैंड, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, उसके बाद एनिमल्स, यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें क्या है, ये रिसोर्सेज हैं। तो ये जो अवेलेबिलिटी है ऐसी रिसोर्सेज की, यही एक मेन रीज़न है कि वो एक जगह को दूसरी जगह से क्या करता है, अलग करता है। अब हम देखेंगे कि लैंड क्या है, ठीक है। तो लैंड जो है ना, लैंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ये जो है, ये इसने 30% जो टोटल एरिया है अर्थ सरफेस का, उसको कवर किया हुआ है, और ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज, और जितने भी पार्ट्स हैं इस 30% के, और भी जितने पार्ट्स हैं उसमें क्या है, वो आर नॉट हैबिटेबल। हैबिटेबल का मतलब हर एक जगह पे लोग जो है वो नहीं रहते हैं, ठीक है। इसकी ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की गई है पॉपुलेशन की डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर, यानी कि लोग जो ये अलग अलग जगहों पे रहते हैं, इसकी जो ये डिस्ट्रीब्यूशन की गई है वो किस वजह से की गई है, बिकॉज ऑफ द वेरी वेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट, यानी कि लैंड और क्लाइमेट के बीच में जो वेरिएशंस देखी गई हैं, उस वजह से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की, ये की गई है। जैसे कि रग्ड टोपोग्राफी यानी कि जैसे ऊबड़ खाबड़ एरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, स्टीप स्लोप्स यानी कि ये जैसे ये खड़ी चट्टानें होती है ना, ये आप बोल सकते हो
जैसे ये खड़ी ऐसे चट्टान होती है, ठीक है, माउंटेन्स की, इस वजह से। फिर उसके बाद लो लाइंग एरिया ससेप्टिबल टू वाटर लॉगिंग, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे पानी जो है वो इकट्ठा ना मिले, मतलब कम मिले। उसके बाद डेजर्ट एरिया, थिक फॉरेस्टेड एरिया, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो कम रहती है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि जो प्लेन्स एंड रिवर्स वैलीज होती हैं, यहाँ ये जो प्लेन और रिवर वैलीज है ना, ये लैंड जो है ये सूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए। हेंस यही एरियाज होते हैं जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। दैट मीन्स के जहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छे से हो जाए और लोग अच्छे से रह जाए, वही एरियाज जो हैं, दैट मीन्स के वर्ल्ड के अंदर वही डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है लैंड यूज़। लैंड यूज़ का मतलब क्या आ गया, कि मतलब लैंड को किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो लैंड जो है वो यूज़ की जाती है डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जैसे एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए की गई हो, फॉरेस्ट्री यानी कि पेड़ वगैरह लगाए गए हो, माइनिंग यानी कि जैसे कोल निकाल दिया, फिर उसके बाद डायमंड वगैरह निकाल दिया, पेट्रोलियम निकाला, पेट्रोल निकाला, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की माइनिंग के लिए यूज़ की जाती है। बिल्डिंग हाउसेज, घर बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, और डिफरेंट डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए हम लैंड का यूज़ करते हैं। दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एंड लैंड यूज़। इन सब चीज़ों को करने के लिए अगर हम इसको एक नाम दें तो हम उसको क्या बोलते हैं कि हम लैंड का क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। आप ये भी कह सकते हो कि लैंड यूज़। अब यहाँ पे बोला है कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच मामाज एंड पीटर्स फैमिली यूज़ देयर लैंड। ये ऐसे एक आपको क्वेश्चन सा दिया हुआ है कि आप क्या कर सकते हो, उन लिस्ट को निकाल सकते हो जिसमें मामा और पीटर की फैमिली जो है वो लैंड का यूज़ कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया उनकी फैमिली किसके लिए यूज़ करती, शिप यार्डिंग के लिए, ठीक है, मतलब शिप्स की टेक केयर कर रही थी। उसके बाद एग्री वेजिटेबल्स ग्रो कर रही थी। फिर किसकी, पीटर की फैमिली। उसके बाद मामा की जो फैमिली थी वो गोड्स की टेक केयर करते थे। उसके बाद रॉकी हार्ड को टॉयलिंग करके वो क्या करते थे, वहाँ पे मेज़ और बीन्स जो थे वो ग्रो कर रहे थे। तो ये कुछ तरह के पॉइंट्स थे जो कि मामा और पीटर की फैमिली यूज़ कर रहे थे फॉर लैंड, मतलब लैंड का इस तरह से यूज़ कर रहे थे। अब आगे क्या है कि जो यूज़ है ना लैंड का, डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स। जो लैंड का यूज़ है वो फिजिकल फैक्टर्स के थ्रू भी यूज़ किया जाता है, जैसे उसकी टोपोग्राफी देख के, सॉइल देख के, उसका वहाँ का क्लाइमेट देख के, मिनरल्स देख के, अवेलेबिलिटी पानी की वहाँ पे, मतलब पानी जो है वो कितना अवेलेबल है, इन सब चीज़ों को देख के हम लोग जो है वो लैंड का यूज़ करते हैं। Human factors such as population and technology are also important determinants of land use patterns. That means कि जो human factors हैं जहाँ पे मतलब population और technology जो है वो भी अगर देखने को अच्छी मिलेगी तो वहाँ पे भी वो land का use क्या करेंगे, लोग करते हैं। Then उसके बाद बोला है land can also be classified on the basis of ownership as। land का जो use है या आप बोल सकते हो land को क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पे भी लैंड को क्लासीफाई किया है, जैसे कि प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। अब प्राइवेट लैंड जैसे कि आपका अपना घर हो गया, ठीक है, आप उसको बोलोगे भाई हमारी प्राइवेट लैंड है। कम्युनिटी लैंड जैसे कि आपके स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ये कॉमन लैंड होती है जहाँ पे सभी जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। प्राइवेट लैंड इज़ ऑन बाय इंडिविजुअल्स। देखिए ये क्या बोला हुआ है कि प्राइवेट लैंड जो है वो एक इंडिविजुअल के द्वारा, एक इंसान के द्वारा खरीदी जाती है, और कम्युनिटी लैंड जो है उसको कम्युनिटी जो है वो खरीदती है कॉमन यूजेस के लिए, जैसे कि फॉडर को कलेक्ट करने के लिए। फॉडर क्या हो गया, जैसे चारा वगैरह हो गया। उसके बाद फ्रूट्स के लिए, नट्स के लिए, मेडिकल हर्ब्स के लिए। ये जो कम्युनिटी लैंड्स होती है ना, इसको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको सिंपली ही बता दिया कि जब आप लोग क्या करते हो, जैसे स्कूल्स कहीं बन गए, अब ऐसा तो नहीं है कि किसी एक बंदे ने स्कूल बनाया होगा, ये प्राइवेट की बात नहीं हो रही है, मैं गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। जैसे हॉस्पिटल्स बना दिए, ठीक है, बैंक्स बना दिए, तो ये क्या होगी, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज होगी जिसके ऊपर सभी लोगों का क्या होता है, हक होता है। उसके बाद क्या बोला है कि पीपल जो है ना, पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। पीपल्स और उनकी जो डिमांड्स है वो बढ़ती ही जाती है, लेकिन जो लैंड की अवेलेबिलिटी है वो क्या है, लिमिटेड ही है, कम ही है। फिर उसके बाद बोला है कि द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो लैंड की क्वालिटी है ना, ये भी क्या करती है, डिफर करती है, ये भी अलग है, मतलब जगह से जगह। अगर हम प्लेस टू प्लेस की बात करें तो जो क्वालिटी है लैंड की वो भी क्या करती है, डिफर करती है। पीपल स्टार्टेड इंक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज। पीपल जो है वो स्टार्ट करते हैं लैंड्स को, मतलब कॉमन लैंड्स का यूज़ करते हैं, सो दैट कि वहाँ पे वो क्या कर सके, कमर्शियल एरियाज बना सके, हाउसिंग कम्प्लेक्सेस बना सके अर्बन एरियाज़ के अंदर। और साथ ही साथ में एग्रीकल्चर लैंड जो है वो रूरल एरियाज़ के अंदर ढूंढते हैं जहाँ पे वो एग्रीकल्चर कर सकें। फिर उसके बाद बोला कि आज की अगर हम बात करें तो जो लैंड यूज़ पैटर्न के सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस जो है वो देखने को मिले हैं। और वो चेंजेस क्या, जैसे कल्चरल चेंजेस जो है हमारी सोसाइटी के अंदर देखेंगे तो उसी के थ्रू जो है वो लैंड यूज़ पैटर्न के अंदर बहुत सारे बदलाव देखेंगे। जैसे लैंड डिग्रेडेशन हो गया। लैंड डिग्रेडेशन यानी कि जब लैंड जो है उसका खात्मा होना शुरू हो जाता है। खात्मा होना इन द सेंस कि जब वहाँ पे कोई मतलब घर बना लिया, कोई फैक्ट्री बना ली, इस तरह से वो लैंड जो है वो डिग्रेड हो जाएगी, ठीक है।
उसके बाद लैंडस्लाइड्स जब होना शुरू हो जाते हैं, सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव जब होना शुरू हो जाता है, डिजर्टिफिकेशन, ये कुछ रीजंस हैं, ठीक है। ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी जब हम इसके आगे कॉजेज़ पढ़ेंगे। तो ये क्या है, ये कुछ रीजंस होते हैं जहाँ पे मतलब ये एक इन्वायरमेंट के लिए एक थ्रेट्स है, एक मतलब क्या है, धमकी का मतलब काम करे। धमकी इन द सेंस, यहाँ पे थ्रेट का मतलब धमकी होता है। मतलब यहाँ पे धमकी का क्या मतलब बन रहा है कि मतलब ये एक कारण बनते हैं कि जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, हार्म करते हैं। बिकॉज एग्रीकल्चर की एक्सपेंशन होगी और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी तो लोगों को रहने की जगह नहीं मिलेगी। तो इस वजह से ये जो चीज़ें हैं ना, अगर एग्रीकल्चर ज़्यादा होगी तो सॉइल इरोजन भी देखने को मिलेगा, लैंड स्लाइडिंग्स भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होंगी तो लैंड स्लाइडिंग्स देखने को मिलेंगी, डिजर्टिफिकेशन देखने को मिलेगी, लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी, जिससे क्या होता है कि लोगों को फेस करनी पड़ती हैं कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आगे, आगे देखेंगे हम। ये देखिए जैसे यहाँ पे ये पिक्चर्स हैं, ये एक रूरल एरिया है जहाँ पे ये मतलब इन्होंने ये किया हुआ है, खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, साथ में गाय भैंसे भी चरा रहे हैं। ये भी रूरल एरिया है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आ जाता है आपका अर्बन एरियाज़। ये भी अर्बन एरियाज़ हैं। एक अर्बन एरिया जो है वो खाली है, दूसरा अर्बन एरियाज़ में देखिए कितनी सारी चीज़ें जो है वो मतलब बनी हुई है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको बताया हुआ है कि कैसे जो है लैंड का यूज़, जब मतलब टाइम टू टाइम जो है वो लैंड का यूज़ कैसे लोग करने लगते हैं। जैसे आपको फर्स्ट इमेज दिखी, ठीक है, यहाँ पे आपको घर भी कम दिख रहे हैं, और साथ ही ये जो इमेज है यहाँ पे देखिए खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे जानवर भी चर रहे हैं। सेकंड इमेज देखिए, यहाँ पे एक दो घर भी, मतलब यहाँ पे घर भी बनना शुरू हो गए, साथ साथ में यहाँ पे क्या होना शुरू हो गया, एग्रीकल्चर यहाँ पे कम होना शुरू हो गया, पेड़ वगैरह कटने लगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आगे थर्ड इमेज में, ये देखिए यहाँ पे भी घर वगैरह कम है, अभी थोड़े बहुत ही हैं, गाड़ियाँ भी कम चल रही हैं। लेकिन फोर्थ इमेज में देखिए कितने ज़्यादा घर बन चुके हैं, और साथ ही साथ में कितनी गाड़ियाँ जो है वो चल रही हैं। तो यही बोला हुआ है कि कैसे लैंड का जो लैंड के अंदर जो है, मतलब कैसे लैंड जो है वो यूज़ की जाती है टाइम टू टाइम, कैसे उसके अंदर बदलाव देखने को मिलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। दैट मीन्स कि लैंड रिसोर्स को कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे बचाया जाए। तो आगे क्या यहाँ पे बोला गया है कि growing population and their ever growing demand has led to a large scale destruction of forest cover and arable land. That means कि जो जैसे कि population बढ़ती जा रही है और उनकी जैसे डिमांड्स बढ़ती जा रही है, तो इस वजह से क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो है वो देखने को मिल रही है। डिस्ट्रक्शन किसकी, फॉरेस्ट कवर की। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे भी पेड़ है, यहाँ पे भी पेड़ है। जब लोग ज़्यादा होते जाएंगे तो वो क्या करना शुरू करेंगे, उन पेड़ों की कटिंग करेंगे और वहाँ पे अपने घर बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, फॉरेस्ट कवर एरिया की डिस्ट्रक्शन होगी, और एरिबल लैंड रहने के लिए भी क्या होगा वहाँ पे, उसके अंदर भी जो है वो डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी। एंड हैज़ क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग हिज नेचुरल रिसोर्सेज। और इस वजह से जो नेचुरल रिसोर्स है इसको खोने का क्या है, खतरा बन जाता है। और जिस तरह से आज लैंड की डिग्रेडेशन हो रही है, इसको हमें देखना पड़ेगा, इसको मतलब इसके ऊपर रोक लगानी होगी कि लैंड जो है वो डिग्रेड ना की जा सके। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ लगाने पड़ेंगे, लैंड रिक्लेमेशन, उसके बाद रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर एंड चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग। दैट मीन्स के जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का केमिकल्स, ये केमिकल्स हैं, इनका कितना ही यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद ये जो है ओवर ग्रेजिंग, जैसे कि हम अपने कैटल्स को, ये पशु पक्षियों को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं ग्रेजिंग करने के लिए, ठीक है। तो वो ओवर ग्रेज भी कर देते हैं एरिया को, जिससे अपनी सॉइल जो है वो अपनी सतह मतलब सरफेस को क्या करती है, छोड़ देती है, जिस वजह से वहाँ पे सॉइल इरोजन होना शुरू हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमें रोक लगानी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा। क्योंकि यही हमारे पास कुछ मैथड्स हैं कि किस तरह से लैंड रिसोर्स को कंजर्व किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, मतलब देखिए पहले क्या है कि जैसे अब घर बनाए, पेड़ काटे, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शंस की, माइनिंग की, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है इस चीज़ से हम क्या करते हैं, लैंड का यूज़ करते हैं। अब लैंड का यूज़ तो हो रहा है, लेकिन हमें उस लैंड को बचाना भी है। तो उसको कंजर्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे खाली जगह हमें दिखेगी वहाँ हमें एफॉरेस्टेशन कर देनी चाहिए। फिर उसके बाद साथ ही साथ में ओवरग्रेजिंग के ऊपर चेक्स लगाने चाहिए, देखना चाहिए। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ जो है ये हमें कम करना चाहिए। इस चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सॉइल। सॉइल क्या है, देखिए यहाँ पे एक टर्म भी दी हुई है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये वेदरिंग। तो सॉइल क्या है पहले हम ये देखेंगे। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। दैट मीन्स कि जो थिन लेयर, ग्रेनी सब्सटेंस क्यों बोला है, कि देखिए एक सॉइल जो है ना, ये आपके ब्राउन कलर की जो मिट्टी होती है, इसने क्या किया है, अर्थ की सरफेस एरिया को कवर करके रखा हुआ है। उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड। ये लैंड के साथ क्या है, क्लोजली लिंक्ड है, ठीक है। लैंड आपकी आ गई धरती, और उसके ऊपर जो आपको मिट्टी देखने को मिलती है, जिसको आप मिट्टी बोलते हो, उसको क्या बोला जाता है, सॉइल।
ठीक है, इसलिए बोला कि ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, लिंक करती हैं। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल, लैंड फॉर्म्स जो है वो ये बताते हैं कि किस तरह की सॉइल जो है वो उसके ऊपर टिकी हुई है या है। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि सॉइल जो है वो ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बनी है, मिनरल से मिलकर बनी है और वेदर्ड रॉक से मिलकर बनी है, जो कि अर्थ के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। अब ऑर्गेनिक मैटर मैंने आपको बताया, जैसे एनिमल्स मर गए, प्लांट्स मर गए, इनके मरने के बाद जब वो डिकम्पोज होते हैं ना, वो डिकम्पोजिशन के थ्रू जो हमें मतलब पदार्थ मिलते हैं, ठीक है, जो हमें हमारे पास खाद मिलती है, उस खाद के थ्रू ये सॉइल बनती है, मिनरल्स के थ्रू। और वेदर्ड रॉक, वेदर्ड रॉक्स का मतलब क्या होता है, देखिए वेदर रॉक को जानने से पहले आपको वेदरिंग का मतलब पता होना चाहिए। तो ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंज, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। दैट मीन्स कि जो मतलब रॉक्स को, चट्टानों को तोड़ा जाता है, या जब वो एक्सपोज हो जाती हैं टेम्परेचर के थ्रू, चाहे फ्रॉस्ट उनको तोड़ने के थ्रू, या फिर ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू, या फिर किसी भी चीज़ के थ्रू, जब वो रॉक्स जो है वो धरती के अंदर घुस जाती है और उसके बाद जो वो मटेरियल निकल के आता है ना, उसको हम वेदर्ड रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यही बोला गया कि इन तीनों चीज़ों से मिलकर क्या बनती है, सॉइल बनती है। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। और ये सारा प्रोसेस जो है ना, ये किसके थ्रू होता है, वेदरिंग के थ्रू होता है। वेदरिंग मैंने आपको बता दिया, द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज रॉक्स। एक्सपोज रॉक्स यानी कि जो चट्टानें जब वो एक्सपोज हो जाती हैं, जब वो टूट जाती हैं या गल जाती हैं, कुछ भी हो जाता है उनके साथ, तो वो जो उसके बाद जो का मटेरियल हमें मिलता है ना, उसको वेदर्ड रॉक्स बोला जाता है। और यही सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, सॉइल को बनाती हैं। उसके बाद बोला है द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। जो ये ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स का जो राइट मिक्सचर है ना, इससे क्या होता है, सॉइल जो है वो क्या बनती है, फर्टाइल बनती है। फर्टाइल मतलब कि वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो बहुत अच्छे से हो सकता है। अब देखिए आगे क्या है, 1 मिनट रुकिएगा आप। देखिए उसके बाद सीधा इन्होंने लैंडस्लाइड्स के बारे में बताया। लैंडस्लाइड्स का आपको पता है ना कि क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये बोला है कि लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज अ मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स, डेब्रिज और अर्थ डाउन अ स्लोप। दैट मीन्स के लैंडस्लाइड जो है ना, अगर हम उसको सिंपली अगर हम डिफाइन करना चाहें, तो ये एक मूवमेंट है किसकी, रॉक्स की, डेब्रिस की या अर्थ की डाउन अ स्लोप। दैट मीन्स कि जैसे कि ये एक अर्थ, मैं आपको बताती हूँ, ये एक क्या है, चट्टान है, ये एक आप पहाड़ सा बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नीचे रोड है, घर भी बने हुए हैं। यहाँ से जो मटेरियल निकल के ये आएगा, ये मास मूवमेंट होगी किसकी, रॉक्स की, डेब्रिस की या अर्थ डाउन अ स्लोप। ठीक है, जो मतलब ये जो हिस्सा है, ये जब ये नीचे गिरेगा इनके ऊपर, उसको हम लैंडस्लाइड बोलेंगे। ठीक है, जब वो अपनी, ये यहाँ पे भी आपको ये दिख रहा होगा लैंडस्लाइड, ये देखिए नीचे घर बने हुए हैं, तो यहाँ से ये लैंडस्लाइड होना शुरू हो चुका है। तो यही बोला हुआ है कि मास मूवमेंट जब होती है किसकी, रॉक्स की, डेब्रिस की, या फिर किसी अर्थ डाउन, जब कोई धरती जो है वो क्या है, नीचे स्लोप की तरफ जो है वो बहना शुरू हो जाती है, ढलाई वाली तरफ ढलना चलना शुरू हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड बोलते हैं। तो ये लैंडस्लाइड क्यों होती है, कैसे होती है, तो लैंडस्लाइड जो है वो अर्थक्वेक की वजह से हो सकती है, फ्लड्स की वजह से हो सकती है, और साथ ही साथ में वॉल्केनिक की वजह से हो सकती है। अब क्या है, रेनफॉल की वजह से भी लैंडस्लाइड जो है वो देखने को मिलती है। फिर उसके बाद यही बोला कि इस वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा जो है नुकसान देखने को मिल सकता है, और ये एक नेचुरल डिज़ास्टर है जो कि लाइफ और प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत ही क्या करती है, एक अपना अहम रोल जो है वो छोड़ के जाती है, क्योंकि इससे बहुत नुकसान होता है प्रॉपर्टी का भी और लाइफ का भी। ठीक है, फिर उसके बाद ये केस स्टडी बताया है कि मतलब एक केस स्टडी की गई थी। दैट मीन्स कि एक जगह थी, वहाँ पे कौन सी है ये, हिमाचल प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है कैनूर, वहाँ पे एक विलेज है रिकोंग पियो। उस रिकोंग पियो के विलेज के पास एक छोटा सा और विलेज है, जहाँ पंगी नाम है उसका, वहाँ पे एक मैसिव लैंडस्लाइड हुई थी। कब हुई थी, ये हुई थी वहाँ पे, यहाँ पे इन्होंने टाइम नहीं बताया हुआ है, तो यहाँ वहाँ पे एक लैंडस्लाइड हुई थी जो कि 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड नेशनल हाईवे 22, नेशनल हाईवे 22 को इसने हिट किया था। लैंडस्लाइड वहाँ पे हुई थी। ये जो लैंडस्लाइड थी, इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा पंगी विलेज के अंदर ब्लास्टिंग देखने को मिली। इस ब्लास्टिंग की वजह से बहुत सारा जो एरिया था वो क्लैप्स हो चुका था, और बहुत सारे डैमेजेस जो थे रोड्स और नियर बाय विलेजेस के आसपास जो थे वो देखने को मिले। ये जो पंगी विलेज था ना, ये कम्प्लीटली क्या हो चुका था, अपनी तरह अपनी मतलब लाइफ जो थी वहाँ पे, पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ जो था वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे मतलब नुकसान जो था वो देखने को मिला। अब इन लैंडस्लाइड्स को कैसे रोका जा सकता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मिटिगेशन मैकेनिज्म। तो जैसे क्या है, ये कैसे हम इन लैंडस्लाइड्स को रोक सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, कुछ मिटिगेशन टेक्निक्स दी हुई हैं कि लैंडस्लाइड्स को कैसे रोका जा सकता है। इन्होंने बोला हैजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। यहाँ पे बोला है कि हमें मैपिंग जो है वो पहले ही कर देनी चाहिए, यानी कि हमें मैप्स पे पहले ही वो एरियाज जो है वो डिक्लेयर मतलब देख लेने चाहिए जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग जो है वो हो सकती है, सो दैट कि वहाँ पे क्या किया जा सके, बिल्डिंग सेटलमेंट्स को होने से बचाया जा सके। दैट मीन्स वहाँ पे कोई घर वगैरह जो है वहाँ पे ना बनने दिया जाए, कम बनने दिया जाए, सो दैट कि लाइव्स की जो है या फिर प्रॉपर्टी की जो है वो नुकसान ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला
कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल, ये देखिए रिटेंशन वॉल ये बनी हुई है कि बड़े बड़े मतलब पहाड़ों के पास में जो है वो रिटेंशन वॉल्स बना देनी चाहिए, सो दैट कि अगर लैंड जो है वो स्लिप हो तो वो किसी गाड़ी को या किसी लाइफ को अफेक्ट ना करे। फिर इन्होंने बोला कि वेजिटेशन कवर जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीजमेंट करनी चाहिए, सो दैट कि लैंड स्लाइड जो है उसको अरेस्ट किया जा सके, यानी कि पेड़ पौधे लगा देने चाहिए जिससे मिट्टी वगैरह जो है वो क्या हो जाए, जकड़ी रहे और वो क्या करे, मतलब लैंड को अपनी मतलब देखिए अगर मिट्टी अगर खाली होगी तो बारिश होगी या फिर अर्थक्वेक होगा तो वो अपनी जगह से हिल जाएगी, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई बोझ पड़ा होगा तो वो वहाँ से नहीं हिलेगी, इसीलिए हम उसको रोक सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लैंडस्लाइड को रोक सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आ जाता है फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ये आपको ये दिया हुआ है, यहाँ पे ये सॉइल्स बनाई हुई है, ठीक है। इसमें आपको कुछ पार्टीशन की हुई है कि ये जो जो टॉप मोस्ट लेयर है यहाँ पे ह्यूमस और वेजिटेशन है। ह्यूमस उसी को बोला गया ऑर्गेनिक मैटर को ही, ठीक है। वही डिकम्पोजिशन होके प्लांट्स की, एनिमल्स की, रॉक्स की डिकम्पोजिशन होके जो फाइनल मटेरियल हमारे पास बन के आता है उसको ह्यूमस बोला जाता है, ठीक है। देन उसके बाद बोला हुआ है कि जो उससे सेकंड लेयर है वो है सॉइल विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले। यहाँ पे सॉइल होती है, सैंड होती है, रेत वगैरह, सिल्ट और क्ले वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। उसके बाद बोला है वेदर्ड रॉक मटेरियल, यहाँ पे आपको वेदर्ड रॉक मटेरियल जो है वो देखने को मिलेगा। और लास्ट में आ जाता है पेरेंट रॉक, ठीक है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल को बनाने में कितना टाइम लग जाता है, 100 साल मतलब लग जाते हैं। अब हम देखेंगे कि सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो जो मेजर फैक्टर्स है सॉइल की फॉर्मेशन के वो है पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अब ये क्या है ये भी हम आगे देखेंगे। अदर फैक्टर्स जो कि मतलब जिससे सॉइल की फॉर्मेशन होती है वो है टोपोग्राफी, ऑर्गेनिक मटेरियल का रोल, टाइम कितना लगता है, उसके बाद सॉइल फॉर्मेशन की कंपोजिशन में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, उसको कंपोज करने में कितना टाइम लगेगा। ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे सॉइल फॉर्म होती है। ये जो है डिफर करते हैं प्लेस टू प्लेस। अब देखिए यहाँ पे एक अच्छी सी एक इन्होंने ये दी हुई है, एक डायग्राम सी बताई हुई है जिसमें इन्होंने बताया कि सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया पेरेंट रॉक। पेंट रॉक में होता है कि वो बताएगा कि सॉइल का कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, उसको पकड़ोगे तो पता चलेगा कैसा है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। साथ में उसके बाद क्या है बोला है यहाँ पे परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब कि सॉइल के अंदर पोर्स कैसे हैं, कितनी कैसी होगी सॉइल, जो पानी कितना ऑब्जॉर्ब करेगी, ठीक है ये। फिर उसके बाद क्लाइमेट में बताया है कि टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, रेन का क्या इन्फ्लुएंस रहता है वेदरिंग के में और ह्यूमस की फॉर्मेशन करने में, ठीक है। टाइम जो है वो कितना टाइम मतलब लेगी, उससे क्या है कि वो थिकनेस बताएगी कि सॉइल की थिकनेस कितनी है। फ्लोरा, फना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्लोरा यानी कि प्लांट्स, फना यानी कि एनिमल्स, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे जो आपके पास कीड़े मकोड़े जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये ह्यूमस की फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। और उसके बाद रिलीफ, एल्टीट्यूड कैसा होना चाहिए वहाँ का, स्लोप कैसी है, डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल जो है वो कैसी है वहाँ पे, ये सब चीज़ें जो हैं ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, इस सॉइल को एक फॉर्म करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। ये फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल की फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सॉइल की फॉर्मेशन जो है वो कैसे होगी, वो होती है किसकी किसकी हेल्प के थ्रू, टोपोग्राफी और ऑर्गेनिक मटेरियल की का रोल रहता है। ये सारे ये पेरेंट रॉक और क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो हैं ये बताएंगे कि सॉइल की फॉर्मेशन कैसी हुई है। बाकी के कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो कि बताते हैं कि सॉइल की फॉर्मेशन में कितना टाइम लगेगा। जैसे टोपोग्राफी, वहाँ का एरिया कैसा है, ठीक है, वहाँ की। उसके बाद बताएगा ऑर्गेनिक मटेरियल का क्या रोल रहा सॉइल को बनाने में, और साथ ही साथ में कितना टाइम लगेगा सॉइल की कंपोजिशन, सॉइल फॉर्मेशन की कंपोजिशन में, कंपोजिशन यानी कि उसको बनाने में। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये फैक्टर्स जो है ना, ये क्या करते हैं, प्लेस टू प्लेस डिफर करते हैं। ये जो नीचे हमने यहाँ पे पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है कि सॉइल को कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। दैट मीन्स कि सॉइल जो है वो कैसे ख़त्म हो रही है, ख़त्म होगी, या कैसे उसमें गिराव आता है, और उसको बचाने का क्या क्या तरीका है। तो जैसे सॉइल इरोजन और डिप्लेशन जो है ना, ये एक मेजर थ्रेट है सॉइल एज अ रिसोर्स। दैट मीन्स कि सॉइल इरोजन, मैंने आपको बोला ना सॉइल इरोजन क्या होता है, मिट्टी का बहाव या मिट्टी का कटाव। जैसे कि बारिश आई, मिट्टी जो है वो बह गई, ठीक है, उसको हम सॉइल इरोजन बोलेंगे। और उसका जो डिप्लेशन है, ये दोनों मेन कारण है किसका, सॉइल को डिग्रेड करने में। ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स दोनों इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यानी कि सॉइल को डिग्रेड करने में दोनों का रोल है, ह्यूमन का भी और नेचुरल फैक्टर्स का भी। ह्यूमन का कैसे, जब वो क्या करते हैं पेड़ों को काट देते हैं, मिट्टी लूज़ हो जाती है, और मिट्टी जब लूज़ होगी तो वो क्या करेगी, बह जाएगी, ठीक है। फिर नेचुरल की वजह से कैसे, जैसे बारिश हुई बहुत तेज़ी, लैंडस्लाइड्स हुए, ठीक है, उस वजह से भी मिट्टी का कटाव होता है। तो इस वजह से सॉइल जो वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। डिग्रेड होने यानी कि उसके अंदर फॉल आना शुरू हो जाता है, उसके अंदर गिरावट आना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है।
और कौन-कौन से फैक्टर्स जो हैं जिसकी वजह से सॉइल डिग्रेड होती है, जैसे डिफॉरेस्टेशन, मैंने अभी आपको बताया पेड़ वगैरह काट दिए जाते हैं, ओवरग्रेजिंग जब जो है ये आपके पेस्टर्स यानी कि पशु कैटल्स वगैरह जो हैं ये जब ओवरग्रेजिंग करते हैं तो उस वजह से भी सॉइल जो है वो अपनी मतलब जो मजबूतता होती है, ठीक है, उसको खो देती है और वो क्या हो जाती है, डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की का अगर ज़्यादा यूज़ होगा तो उसकी वजह से भी क्या होगी, सॉइल डिग्रेड होगी। रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सॉइल जो है वो डिग्रेड होती है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ मेथड्स हैं सॉइल कंजर्वेशन के, वो नीचे दिए गए हैं। सबसे पहला आ जाता है मल्चिंग। तो मल्चिंग क्या है, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। दैट मीन्स कि आपने एक खाली ग्राउंड देखा होगा, ठीक है, प्लांट्स के बीच में, वहाँ पे क्या है, एक ऑर्गेनिक मैटर की एक लेयर बनी होती है जिसको स्ट्रॉ, जैसे स्ट्रॉ स्ट्रॉ यानी कि आपको देखा होगा आपने, जैसे क्या बोलते हैं आपका भूसा वगैरह होता है, वो सूखा घास जिसको बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो पुलाव वगैरह, ठीक है, पुलाव यानी कि पीले चावल नहीं, वो जो होता है ना ऐसे यार मतलब सूखा घास ही समझ लीजिए आप, ठीक है। तो उसको उसको ना उस मतलब बेयर ग्राउंड के ऊपर क्या कर दीजिए, फैला देना, और उससे क्या होगा, सॉइल अपना मॉइस्चर जो है वो रिटेन करके रखेगी, ठीक है। फिर उसके बाद है कंट्यूर बैरियर्स। तो स्टोन, ग्रास, साइल, ये जो है ये एक एज अ बैरियर्स जो है वो बना के रख देने चाहिए, मतलब पत्थरों को, सॉइल को, उसके बाद सॉइल नहीं सॉरी स्टोन्स को, उसके बाद साथ ही साथ में हाँ मिट्टी को, ये सारे जो है ना इनका यूज़ करना चाहिए ताकि ये एज अ बैरियर्स बनाए जाए कंटूर्स के मतलब आसपास में, ठीक है। अब वहाँ पे जब ये बना दिए जाएंगे ना, उन खड्डों को, यहाँ पे लिखा ट्रेंचेस ट्रेंचेस यानी कि उन खड्डों को जब भर दिया जाएगा तो ये जो है ना वहाँ पे पानी कलेक्ट करने का काम करेंगे। दैट मीन्स कि अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये कंटूर्स आपने बनाए, ठीक है, ये कंटूरिंग हुई है, इसके आसपास आप क्या करेंगे, आप मतलब स्टोन्स लगा देंगे या ग्रास लगा देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, वहाँ पे एक जगह खड्डा सा बन जाएगा। जब वहाँ पे खड्डे बनेंगे ना, पानी वहाँ पे चला जाएगा, इससे भी मिट्टी जो है ना उसको हम बहने से बचा सकते हैं। देन उसके बाद आ जाएगा रॉक डैम। तो रॉक्स आर पिल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। रॉक डैम्स जो है ना ये क्या कर देने चाहिए, बना देने चाहिए। अब डैम्स तो आपने देखे हैं, अब रॉक डैम्स क्या है कि जैसे आपकी ये एक ज़मीन है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द आप क्या कर दीजिएगा, रॉक पिल्ड अप कर दीजिए, बना खड़े कर दीजिए, जिससे क्या होगा, पानी का जो बहाव होगा ना वो कम हो जाएगा। इससे क्या होगी, गलीज नहीं बनेंगी और साथ ही साथ में सॉइल का लॉस नहीं होगा। जैसे कि देखा, अगर आप ये आपने एक आपकी एक ज़मीन है, ठीक है, यहाँ पे आपने कल्टीवेशन की, यहाँ पे आप पानी भी दे रहे हो, जब बार बार पानी दोगे तो वहाँ पे वो खड्डा होने का भी खतरा होता है। तो जब आप उसके इर्द गिर्द में आप क्या करोगे, क्या करोगे आप, उसके बीच में खड्डा होना नहीं, मतलब कि जैसे आपकी ये एक लैंड है, यहाँ पे आपने बीच में पानी दिया, जब वो पानी एक जगह पे जहाँ पे इकट्ठा होगा ना, वहाँ से वो क्या होती जाएगी, मिट्टी बहती जाएगी और वहाँ पे खड्डा होता जाएगा। सो वहाँ पे आप क्या करें, ये आप रॉक्स वगैरह जो है वो बना के रखेंगे, जिससे क्या होगा, गलीज नहीं बनेंगी, गड्ढे नहीं बनेंगे और पानी सॉइल जो है वो कम उसका लॉस होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर आ जाता है आपके पास टेरेस फार्मिंग। तो टेरेस फार्मिंग क्या है कि टेरेस फार्मिंग क्या करोगे, आप टेरेसिस बनाना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। टेरेसिस बनाने इन द सेंस कि ये देखिए आप, ये जैसे ये टेरेस फार्मिंग है, ये पूरा इस तरह की अगर आप ये करेंगे ना, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, आप फ्लैट सरफेसिस के ऊपर क्रॉप्स को ईजिली ग्रो कर पाओगे। स्टीप स्लोप्स यानी कि खड़ी ढलान में भी, ये देखिए ढलान ही है, यहाँ पे भी आप डिफरेंट डिफरेंट तरह की क्या कर सकते हो, एग्रीकल्चर कर सकते हो। और इस चीज़ की वजह से क्या होगा, सरफेस रन ऑफ नहीं होगी। सरफेस रन ऑफ होने का मतलब, जब आप यहाँ पे कल्टीवेशन करना शुरू कर दोगे ना इस तरह के एरियाज में, तो यहाँ से सॉइल जो है वो नहीं बहेगी, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्या हो जाएगा, कल्टीवेशन होना शुरू हो चुकी होगी। तो जब वो कल्टीवेशन वहाँ कर दी जाएगी तो इससे सॉइल इरोजन होना, मतलब उसमें कमी आ जाएगी। देन उसके बाद आपके पास आता है इंटरक्रॉपिंग। तो डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। यहाँ पे ये बोला है कि डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स जो है ना डिफरेंट डिफरेंट रोज के अंदर क्या करनी चाहिए, उगानी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर, सो दैट कि इससे क्या हो, सॉइल को रेन वॉश से बचाया जा सके। उसके बाद है कंटूर प्लोइंग। कंटूर प्लोइंग भी आप ये देखिए, क्या ये आपको कंटूर्स बने हुए हैं, ठीक है, इन्हीं कंटूर्स के आगे आपने बैरियर्स बनाने होते हैं। तो यहाँ पे ये कंटूर प्लोइंग है, तो ये अलग चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे इन्होंने बोला कि प्लोइंग जो है वो पैरेलली की करनी चाहिए कंटूर्स के अगर एक हिली स्लोप के अंदर, सो दैट कि वो एक नेचुरल बैरियर का काम करेगी पानी के बहाव को रोकने में। देखिए अब जैसे कि ये कंटूर प्लोइंग है, मैं आपको बताती हूँ, ये आपको ये देखिए है ये टेरेस की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे पैरेलली आप क्या कर सकते हो, क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हो। जब आप पैरेलली क्रॉप्स को ग्रो करोगे ना, तो यहाँ पे पानी का जो बहाव होगा ना वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एक स्लोप से फिर दूसरे में आएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा। तो जब वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मतलब कल्टीवेशन की होगी, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप जो है वो ग्रोन की होंगी, तो वो अब्जॉर्ब कर लेंगे अपने अंदर पानी, ठीक है। इससे भी मिट्टी को कटाव को रोका जा सकता है, मिट्टी के बहाव को भी रोका जा सकता है। लास्ट आपके पास आ जाता है
शेल्टर बेल्ट्स। तो कोस्टल और ड्राई रीजन्स के अंदर जो है ना, ये आपका शेल्टर बेल्ट्स ये बताया हुआ है। कोस्टल और ड्राई रीजन्स के अंदर आपको एक रो लेनी चाहिए, किसकी? ट्रीज़ की। ठीक है, उस वहाँ पे ट्रीज़ जो है वो ऐसे इस तरह से रो में मतलब प्लांट कर देने चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, जब भी कभी मतलब तेज़ आंधी आएगी या बारिश वगैरह होगी तो ये वापस टकरा कर मिट्टी वापस उसी एरिया में गिर जाएगी, उड़ेगी नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ से आप क्या कर सकते हैं, सॉइल कवर को बहने से प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, ये एक्टिविटी है तो ये तो आपको ऐसे ही है। इसके बाद हमारे पास आता है वाटर एज अ रिसोर्स, तो ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में अगर आपको कुछ भी पूछना है या कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।